हेलो हेलो। आज हम लोग गोल्ड और सिल्वर के सिक्के, बर्तन, आभूषण, इसके विषय में आयकर अधिनियम में क्या प्रावधान है इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि दिवाली में ऐसा माना जाता है कि इन सब चीज़ों को खरीदना एक शुभ है और माँ लक्ष्मी को चांदी के बर्तन ज़्यादा पसंद है, चांदी के सिक्के, आभूषण, सिल्वर पसंद है। तो इसीलिए दिवाली से संबंधित चूंकि ये है तो ये जनरल मैटर के ऊपर आज हम लोग आयकर अधिनियम को ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग बात से करेंगे। पहला पॉइंट आता है रखने की मात्रा। तो पहले हम सिल्वर के बारे में बात कर लेंगे और फिर सोने के बारे में जो रखने की सीमा है उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। खाली ये रखने की सीमा के अलावा बाकी सारी बातें कॉमन है, ठीक है। तो अब पहला कि रखने की मात्रा क्या होगी। तो देखिए, आयकर अधिनियम में चांदी को रखने की कोई मात्रा नहीं दी गई है, बस गोल्ड रखने की है। तो वो मैं अलग से उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आयकर अधिनियम के हिसाब से आप सिक्के, बर्तन, आभूषण, चांदी का जितना मर्जी आप रख सकते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है स्वामित्व के बारे में, मतलब उसके मालिक आप कैसे बने। जो चांदी आपके पास है उसके मालिक कैसे बने। तो चांदी के मालिक आप या तो खरीद के बनते हैं, क्रय करते बाजार से, या फिर क्या होता है पैतृक होती है जो आपको पूर्वजों से मिली हुई होती है। दो तरीके से हो सकती है। तो जो पूर्वजों से मिली हुई है उसका तो कुछ नहीं अब आप कर सकते हैं, लेकिन अब जब आप खरीदते हैं तो उसका प्रॉपर बिल ले लिया करिए, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो थोड़ा बहुत हम लोग मिनिमम मात्रा में जो खरीदते हैं थोड़ा बहुत, उसके ऊपर आयकर अधिकारियों की विशेष नज़र नहीं होती है। ये नॉर्मली जब रेड वगैरह किसी क्या पड़ती है या किसी की कंप्लेंट होती है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में चांदी जिनके पास होती है, वैसे लोगों के लिए चांदी की जो खरीदते हैं उसकी प्रॉपर रिसीट उनके पास होनी चाहिए। तो आम लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। आयकर अधिकारी के पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक के पास जा जाके वो इन सब का दिखाए, भाई कागज दिखाइए, समझे। तो इतना परेशान मत होइए इसमें। तीसरा आता है कि ये कब ये आयकर अधिनियम में पूंजीगत आय मानी जाती है, ठीक है। तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत जब आप इनको बेचते हैं, जब आप अपने जो आपने खरीदे थे उस सिक्के या आभूषण को जब आप बेचने जाते हैं, चाहे वो गोल्ड हो चाहे, अब ये जो नियम हम खाली रखने की मात्रा छोड़ के जो भी नियम बताएंगे वो सारे नियम गोल्ड पे भी लागू होते हैं, ठीक है। खाली गोल्ड के रखने की सीमा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। चांदी की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। रखने की सीमा चांदी की जो बात करेंगे हम लोग, रखने की मात्रा चांदी के बारे में अलग से हम लोग ने चर्चा कर लिया। अब पूंजीगत आय, तो पूंजीगत आय कब होती है, जब हम इसको बेचते हैं, तो बेचने पे होता है, ठीक है। और इसमें इंडेक्सन का भी फायदा आपको मिल सकता है, यानी कि कोई चीज आपने 4-5 साल पहले खरीदी थी, उस वक्त के सूचकांक इंडेक्स के हिसाब से आज के उस चीज का मूल्य कितना हुआ प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, तो आयकर में अधिनियम में इंडेक्सन की वही प्रावधान है। उस इंडेक्सन का भी बेनिफिट हमें इनमें मिल सकता है पूंजीगत में, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है कि भाई घर में कितना रख सकते हैं। तो घर में चांदी जो है चाहे जितना मर्जी रखिए, घर में कितना रख सकते हैं, घर में कितना रख सकते हैं चांदी कितना रख सकते हैं कोई नियम नहीं है आयकर अधिनियम में, लेकिन सिल्वर रखने की आपके पास, गोल्ड रखने की आपके पास एक सीमा है, वो हम अलग से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। जब वहां पे आएंगे उस पॉइंट पे तो चर्चा कर लेंगे। चांदी रखने की कोई सीमा नहीं है, चांदी आप कितना भी रख सकते हैं, बट बहुत ज्यादा अगर मात्रा है तो वही बात है कि उसका स्वामित्व का प्रमाण पत्र जरूर रखा करिए। अब आयकर अधिकारी द्वारा पूछताछ, अगर आपकी कंप्लेंट हो जाती है या आपके यहाँ रेड पड़ जाती है या आपके पास बहुत अधिक मात्रा में है, तो आयकर अधिकारी को इस विषय में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में वो आपसे इनके बारे में रसीद पूछ सकता है। इसके अलावा बिना रसीद के आप पूंजीगत आय का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। जो आप कह रहे हैं ना, हमको इंडेक्सिंग बेनिफिट भी चाहिए कि हमने 4 साल
साल 5 साल पहले खरीदा था तो उसका इंडेक्सिंग बेनिफिट क्या होगा। तो ये सब आपको तभी मिल सकता है ना जब आपके पास प्रॉपर वाउचर, प्रॉपर रसीद हो। तो आयकर अधिकारी के द्वारा जब पूछताछ होती है तब रसीद होती है, जब पूंजीगत आय की भी जरूरत होती है तो भी आपको रसीद की जरूरत पड़ती है। तो अब इसमें कितना टैक्स बनता है, तो टैक्स आपके पास इसमें दो तरीके के होंगे। शॉर्ट टर्म होता है कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये कम अवधि का होता है, ये दीर्घ अवधि के होते हैं। दीर्घ अवधि, लॉन्ग बने दीर्घ अवधि के। तो भाई कौन सा शॉर्ट टर्म होता है, जो 3 साल तक, 3 साल के भीतर, और 3 से ज्यादा जो हो जाए तो अगर आपके पास ज्यादा टाइम अगर दे दिया आपने तो वो क्या हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म। अगर 3 साल के भीतर के कोई कैपिटल गेन है, आपने खरीदा और बेचा है, तो चांदी के मूल्य में जो भी आपने कमाया होगा वो नॉर्मल टैक्स लगता है, नॉर्मल टैक्सेशन होता है। नॉर्मल टैक्स का मतलब क्या हुआ, जो भी आपका टैक्स रेट होगा, नॉर्मल टैक्स रेट, नॉर्मल टैक्स रेट लगता है। आपकी आय में ये आय जोड़ दी जाएगी, जो भी इस साल आपकी कमाई हुई थी उस इनकम में इसकी भी आय जोड़ करके नॉर्मल रेट से आपके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर 3 साल से ज्यादा है, लॉन्ग टर्म है, दीर्घकालीन है, दीर्घकालीन है, तो वर्तमान परिस्थितियों में इसमें 20% का टैक्स कैपिटल गेन आपके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये बदलता रहता है, ये नए नए नियम आते रहते हैं तो रेट का टैक्स बदलते रहते हैं। बट ये ठीक है कि 3 साल के भीतर नॉर्मल टैक्स रेट होगा और लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म रेट होगा। तो इसमें आप चाहे ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म रेट, लॉन्ग टर्म का रेट, लॉन्ग टर्म रेट। वर्तमान में 20% है जो, और ये तो ज्यादा भी जाता है, 30 के ऊपर भी चला जाता है। ठीक है, अब आयकर विवरण के बारे में हम बात करेंगे कि किन लोगों को आयकर विवरण में इसका उल्लेख करना पड़ता है। तो जिनकी आय, ऐसे लोग जिनकी आय 1 करोड़ से ज्यादा की है फाइनेंशियल ईयर में अगर 1 करोड़ से ज्यादा की आय है, तो आप जो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आपको अपनी एसेट्स के बारे में जिक्र करना होता है, संपत्ति के बारे में। उस संपत्ति में आपको गोल्ड और चांदी के भी विवरण आपको उसमें भरने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको डालना पड़ता है। अब अगला पॉइंट आता है माँ लक्ष्मी की पूजा में। माँ लक्ष्मी की पूजा में चांदी के चीजों को चढ़ाने का, चांदी के चीजों को रख करके पूजा करने का विशेष महत्व दिया गया है चांदी के। इसीलिए दीपावली पर चांदी के कुछ ना कुछ बर्तन हो, कुछ कोई भी चीज आप लोग धनतेरस वाले दिन खरीदा करिए और दिवाली वाले दिन उसकी पूजा किया जाता है। अब जीएसटी भाई, अब अगर जब आप खरीदने जाते हैं तो आजकल जीएसटी, हर खरीद पे जीएसटी लगने लगा है। तो जीएसटी क्या होता है, नॉर्मल में क्या होता है, जो उसकी वैल्यू होती है, कॉस्ट जो होती है, जो उसकी कॉस्ट पर 3% है, कॉस्ट पर अभी वर्तमान में 3% है। और जो उसका मेकिंग चार्ज है, जो चांदी के चीजों को बनाने में जो मेकिंग चार्ज लेते हैं, मेकिंग चार्जेस पर कितना है, 5% जीएसटी वर्तमान में लगाया जाता है। ठीक है, ये जीएसटी की दरें हैं। हाँ, अब नगद लेन देन आप कितना कर सकते हैं भाई, तो आईटी एक्ट 269 है, ये 269 ST है, 269 ST। आप आईटी एक्ट समझिए, नगद लेन देन प्रतिदिन, पर डे है ये, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन आप 2 लाख रुपए तक का नगद लेन देन कर सकते हैं, मने इसमें 2 लाख रुपए तक आपको पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2 लाख से ज्यादा हो जाए तब क्या करेंगे, तब आपको केवाईसी फिल करनी होती। केवाईसी का मतलब क्या हुआ कि आपको पैन कार्ड देना होगा, अपना पैन देना होगा, पैन कार्ड की कॉपी वो मांगेंगे, तभी आप 2 लाख से, प्रतिदिन 2 लाख है ये 2 लाख है। 2 लाख से अगर ज्यादा हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैन कॉपी देना पड़ेगा, पैन की कॉपी देनी पड़ती है आपको। और आपको केवाईसी के बारे में पूछ सकता है वो कि भाई अता पता ये वो ये सब पूछ के आपको 2 लाख से ज्यादा का करेगा। अब हम आते हैं गोल्ड रखने की सीमा। चांदी की तो कोई सीमा नहीं है। अब गोल्ड के रखने की सीमा की 3 कैटेगरी बनाई गई है। एक तो है विवाहित, मैरिड वोमेन। मैरिड वोमेन के लिए 500 ग्राम है। मैरिड वोमेन कितना रख सकती है अपने घर में, 500। और अनमैरिड वोमेन, गर्ल्स वगैरह, आप अनमैरिड वोमेन माने गर्ल्स,
हाँ, गर्ल्स कितनी रख सकती है भाई, तो उनके लिए, गर्ल्स के लिए उन्होंने कहा है कि अनमैरिड अगर है तो वो 250 ग्राम रख सकती है। और तीसरी कैटेगरी क्या हुई, मेल, जो पुरुष हुए, पुरुष चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, वो लोग सिर्फ 100 ग्राम गोल्ड रख सकते हैं अपने पास घर में मतलब लॉकर भी, घर में का मतलब लॉकर भी मतलब आपके रखने की सीमा है, चाहे आप घर में रखें चाहे लॉकर में रखें। तो मैरिड वोमेन 500 ग्राम और गर्ल्स वगैरह जो अनमैरिड होती हैं उनका 250 ग्राम है और मेल का 100 ग्राम है। ये आपकी लिमिट हो गई, ये आपकी ये लिमिट है। ओके, अब कितना टीडीएस कटता है, तो भाई देखिए, अगर आप पर डे 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करते, कितने से, अगर आप 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा का अगर कोई ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, तो दुकानदार अगर चाहेगा तो आपसे टीडीएस भी काटेगा, क्योंकि उससे इनकम टैक्स वाले पूछेंगे कि जिस आदमी ने इतना किया उसके पास इनकम का स्रोत क्या था। तो अगर ज्यादा होता है तो टीडीएस दुकानदार आपसे काट सकता है, और आपसे बहुत अच्छा परिचय है तो नहीं भी काट सकता है। जब इंक्वायरी आएगी तब वो आपको रेफर करवा देगा, आपसे कटवा देगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि चांदी के बर्तन के बारे में एक विशेष प्रावधान उन्होंने बना रखा, बोल रखा हुआ कि भाई चांदी के बर्तन चाहे जितना इच्छा रखिए बेचिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपके पास पुराने चांदी के बर्तन थे, आपने अपने पुराने चांदी के पुश्तैनी, आप राजा महाराजा या कोई भी हो, जमींदार, बड़ी फैमिली, तो उनके पास चांदी के जो बर्तन होते हैं उनको अगर वो बेचने जाते हैं तो उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स, टीडीएस नहीं लगाते, कोई टैक्स नहीं कटता। तो चांदी के बर्तनों के ऊपर ये नियम लागू नहीं होते। चांदी के बर्तन आप खरीदिए, रखिए, यूज करिए। और चांदी के बर्तन कौन से, यूज्ड वाले, खाली आप इसका बिजनेस की बात नहीं हो रही है, डोमेस्टिक यूज की बात हो रही है। जो घरेलू प्रयोग के जो बर्तन होते हैं, जो आप यूज करे हुए होते हैं, उनके बारे में, आप चांदी के बर्तन खरीदते बेचते हैं वो एक अलग बिजनेस, एक अलग बात हो गया। लेकिन अगर आप रखने की बात करते हैं तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने चांदी की चर्चा करी। दिवाली का है माहौल, तो इस बातों का आप ख्याल रखा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट। ओके, थैंक यू।